क्या आपने टाटा स्टील और भूषण स्टील के केस को कभी समझा है? कभी ये जानने की कोशिश करी है कि ऐसे क्या रीज़न है कि 1991 के बाद हमारे भारत के अंदर जो एफडीआई पहले बिल्कुल ना के बराबर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार इस एफडीआई के पीछे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों दिखाती है? आखिर क्यों जब एफडीआई कम हो गया था अक्टूबर 2025 के अंदर, तो पूरी मीडिया और पूरी गवर्नमेंट जो है वो इसी चीज को कवर कर रही थी कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। आज इसी इन्वेस्टमेंट को, आज इसी एफडीआई को हम पढ़ने वाले हैं अपने सीएपीएफ एग्जाम के लिए, जो इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। मैंने आपको रीजन बता दिया कि न्यूज में क्यों था। तो अभी क्या हुआ था कि अक्टूबर के अंदर अगर आप देखोगे तो जो हमारी एफडीआई थी ना, उसके अंदर काफी ज्यादा गिरावट आई थी, तो इसके वजह से टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में था। बट अगर हम इस टॉपिक को पढ़ें, इस टॉपिक को समझें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये जो एफडीआई है इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो एफडीआई जो है ना, इसका मतलब सिंपल सा ये समझो कि आप क्या करते हो, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करते हो। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो एक हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर हो गया जो क्या कर रहा है कि किसी दूसरे देश से इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं एफडीआई। तो एफडीआई का मतलब क्या होगा कि कोई ग्लोबल इन्वेस्टर है, मान लो एक पर्सन है ए जो कि अमेरिका के अंदर रहता है, और एक हमारी कंपनी है जो कि है बी जो कि इंडिया के अंदर है। अब ये जो हमारा पर्सन ए है, इसके पास बहुत सारा क्या है, पैसा है, लेकिन जो हमारा ये कंपनी चला रहा है, जो कंपनी रन कर रहा है, इसके पास पैसे की डिमांड है। तो अब क्या करेगा कि ये जो इन्वेस्टर ए है ना, ये कंपनी बी को कहेगा कि अच्छा मेरे पास पैसा है, तो मैं वो पैसा क्या कर देता हूँ, तुमको भेज देता हूँ, एंड तुम उस कंपनी में क्या करो, इस पैसे का यूज कर लो। बाकी होगा क्या कि जब प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट को अपने अकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। तो एफडीआई बेसिकली यही कहती है कि जब कोई फॉरेन व्यापारी या फिर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के बिजनेस के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ पैसे सेंड करता है, कुछ पैसे भेजता है, तो दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं एफडीआई। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आखिर एफडीआई जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई एफडीआई इज इंपॉर्टेंट, तो आप क्या बोलोगे? देखो जो हमारी एफडीआई है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके वजह से आप देखोगे किसी भी कंपनी में और किसी भी कंट्री के अंदर जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा आता है, तो उनकी जो इकोनॉमी है ना, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ उस कंट्री की क्या हो जाती है, आप देखोगे तो बढ़ जाती है। तो आप लिख सकते हो कि सर सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर एफडीआई आएगा तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल आप देखोगे तो एडवांसमेंट आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर मान लो अमेरिका हो गया या फिर कोई और कंट्री के लोग भारत के अंदर पैसा डालेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भारत का बिजनेस है वो उन देशों के साथ भी टच में आएगा। और आप ये कह सकते हो कि इससे हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ग्लोबल इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, बहुत सारे फायदे होते हैं, बट ये तीन चीज़ें आप लिख सकते हो। सबसे पहला ये कि इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। दूसरा होगा कि इससे हमारी क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी। और फिर आप देखोगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा। अब देखो इसकी नीड हमें क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट के अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा एफडीआई है इसकी हमें नीड क्यों है। तो अगर मैं नीड की बात करूं तो देखो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, मैं केवल इंडिया की नहीं बात करूंगा, यहां पर आप देख लेना कि जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं जो कि अभी डेवलपिंग हो रही हैं। अब डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आप इंडिया का एग्जांपल लेके देखो तो हमारे पास किस चीज़ की प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास कैपिटल यानी कि पूंजी नहीं है। ठीक है, यही है ना, सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम जो होगी वो होगी हमारे पास ये कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, मतलब कि पूंजी नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि सर हमारे यहाँ ना एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लोग स्किल्ड तो हैं बट उन स्किल्स लोगों को क्या नहीं हो पा रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ।
फिर तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि देखो सर हमारे यहाँ क्या है कि मान लो कैपिटल कहीं से आ भी गया, एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ नहीं हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रॉब्लम है जो कि आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा, सबसे पहला कि अब देखो कोई सी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास कैपिटल कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्टेड पैसा होता है उनके पास खर्च करने को, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की नीड होती है, और साथ में वो कंट्री जो डेवलप हो रही होती है वो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना चाहती है ताकि वो अपनी चीज़ों को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करके पैसा कमाए। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए क्या, अगर आप देखो पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, इसके लिए क्या चाहिए, आप बोलोगे सर इसके लिए एक चीज़ जो चाहिए वो है स्किल, प्लस दूसरा जो चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा, ठीक है ना। अब देखो स्किल तो हम दे देंगे, भारत में स्किल लोगों की तो कमी है नहीं, इतने सारे ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं, लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, तो स्किल तो है, लेकिन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनीज इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पा रहा। और ये हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है, मतलब कि पैसा नहीं है। तो दैट डिमांड्स कि हमारे यहाँ एफडीआई आनी चाहिए, ठीक है ना। तो एफडीआई की नीड क्यों है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पर कैपिटल कांस्टेंट है, मतलब कि पैसे की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनना चाहते हैं, तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो हमारे लिए एफडीआई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एफडीआई के बारे में जानोगे तो यहां पर पता लगेगा कि हमारी जो एफडीआई थी ना 1991 में, यानी कि 1991 के आसपास जो हमारी एफडीआई है वो बिल्कुल ना के बराबर थी, मतलब यहाँ पर एफडीआई बिल्कुल आती नहीं थी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1991 से पहले अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा था। लेकिन फिर आता है 1991 में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है एलबीटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, लिबरलाइजेशन, एलपीटी, अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है वो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आती है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में क्या करती है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपने इकोनॉमी को, अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर को लिबरलाइज कर देती है। जब ये लिबरलाइज करती है तो भारत में इन्वेस्टमेंट आने फिर क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, और दुनिया के इन्वेस्टर भारत में पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब यहाँ पर एक चीज की रिफॉर्म की नीड होती है जिसको हम बोलते हैं आईबीसी रिफॉर्म। अब ये आईबीसी रिफॉर्म क्या है मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको पता लगेगा कि 2024 में गवर्नमेंट ने आखिर इस चीज को लाया क्यों, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, मान लो कोई एक इन्वेस्टर है, जैसे कि मान लो मैं ही एक इन्वेस्टर हूं जो कि है ए, और एक कंपनी है जो कि है बी। अब इन्वेस्टर ए ने क्या किया, इस कंपनी बी के अंदर कुछ पूंजी, कुछ जो बोल सकते हो कैपिटल है, वो इन्वेस्ट करा। अब हुआ क्या कि कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद, अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार जो कंपनी है वो प्रॉफिट ही जनरेट करेगी, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी डूब जाए, कंपनी का नुकसान हो जाए। अब मान लो पर्सन ए ने कंपनी बी को कुछ रुपए दिए, कुछ डॉलर दिए, लेकिन हुआ क्या कि अब ये जो बी कंपनी थी ना ये उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई, और इसका जो पैसा है वो क्या हो गया, डूब गया, यानी कि खत्म हो गया, कंपनी नुकसान में चली गई। तो अब क्या होता था कि पहले, अब इस ए पर्सन को अगर बी पर्सन से पैसा लेना है ना तो ये क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में केस करेगा, फिर वहां पर कई सारे डेट्स मिलेंगे, एंड कोर्ट का आपको पता है कि कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा पैसे लेने में। तो इससे क्या होता था कि जो इन्वेस्टर होता था ना वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करता था, वो सोचता था यार पैसा मैं दे दूं, अगर कंपनी मान लो पैसा डुबा दे, काम नहीं कर पाए, तो फिर मुझे तो कोर्ट के चक्कर ही लगाने पड़ जाएंगे, और आपको पता है कि अमीर लोग कोर्ट जाने से बचते हैं। तो उनका यह था कि चलो यार भारत में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रिस्क है, अगर कहीं कंपनी डूब गई तो हमें फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा, इसका बेस्ट एग्जांपल आप राजपाल यादव को लेके देख सकते हो, अभी जो फिलहाल चल रहा है केस, ठीक है। अब क्या होता है, सरकार ने इस चीज को नोटिस किया 2024 के अंदर, एंड सरकार ने फिर क्या कर दी, आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर एक थोड़ा सा चेंज लेकर के आया। सरकार जो है वो आईबीसी रिफॉर्म लेकर के आती है, एंड इस आईबीसी रिफॉर्म में कहती है कि अगर कोई कंपनी किसी भी पर्सन का, किसी भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं चुका पाती तो फिर क्या होगा, तो कहा जाता है कि कंपनी क्या करेगी कि उनके जो सामान वगैरह होंगे ना, उनको जो इन्वेस्टर होगा सामान वगैरह जब्त करेगा, उन सामान की नीलामी हो जाएगी, एंड फिर वहां से वो पैसे अपना क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इससे होगा क्या कि मान लो जैसे कंपनी बी थी, ठीक है, अब ये कंपनी बी क्या हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई, बंद होगी। तो इस आईबीसी रिफॉर्म के तहत क्या होगा कि अब जितने इन्वेस्टर है ना, जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, वो क्या करेंगे, इस कंपनी के सामान के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे, फिर किसी पर्सन को ढूंढेंगे, मान लो वाई पर्सन को वो ढूंढेंगे, जो क्या करेगा, इस कंपनी को खरीद लेगा। तो अगर वो इस कंपनी को खरीदेगा तो जितना पैसा मिलेगा उस पैसे से जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा बांट लेंगे,
लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पर इस कंपनी को कोई नहीं खरीदता तो उसके जो सामान होंगे उन सामानों की फिर नीलामी होगी और उस नीलामी में जो पैसे मिलेंगे उनसे क्या करेंगे, इन्वेस्टर अपना पैसा ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको आईबीसी रिफॉर्म के तहत जब कंपनीज के शेयर्स को लोगों को दे दिए गए, जो इन्वेस्टर थे उनको दे दिए गए कि आप इनको बेच दो, आप अपना पैसा ले लो, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको लगा कि चलो अब भारत में पैसे को इन्वेस्ट करना सही है, क्योंकि कंपनी अगर कल को खराब भी हो जाती है, बैड परफॉर्म भी करती है, देन इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे उनसे विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से भारत में क्या होता है कि आपको एफडीआई जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या पता लगता है कि देखो 1991 तक कुछ भी हमारे यहाँ एफडीआई नहीं आ रही थी। 1991 में हमने अपने इकोनॉमी के अंदर एलपीजी रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, तो हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट आने लगी। लेकिन प्रॉब्लम तब भी थी, तो उस प्रॉब्लम को 2024 में हमने क्लियरेंस दे दिया और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो हमारी आईबीसी रिफॉर्म है इसके तहत फिर हमारे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई। अब यहां पर आते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब आप भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करने के कितने तरीके हैं। तो देयर आर टू वे जिसके वजह से आप भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड नहीं पड़ती। मतलब अगर मैं बताऊं तो यहां पर जो आपकी गवर्नमेंट की अप्रूवल है ना, उसकी नीड बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के क्या कर सकते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ध्यान में रखो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा हो गया। ठीक है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पैसा लगाते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा लगाते हो, तो यहां पर आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट रूट इज नोन एज ऑटोमेटिक रूट। फिर हमारा आता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको क्या करना पड़े, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े। तो जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी वो गवर्नमेंट रूट हो जाएगी। इसका एग्जांपल हो गया बैंकिंग सेक्टर। अगर मान लो आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा यूज करते हो, पैसा लगाते हो, तो यह आपका गवर्नमेंट रूट हो जाएगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगाते हो तो इसके अंदर गवर्नमेंट की नीड नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट अप्रूवल की, तो ये ऑटोमेटिक रूट हो गया। अब ये जो दो रूट है ना, ये डिसाइड कौन करता है, तो आपने एक नाम सुना होगा DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है ना, ये क्या करती है, ये वो चीजें जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर के लाती है। एंड ये दो तरीके के आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके जो हैं वो लेके आए गए थे। तो देयर आर टू एंट्री रूट्स, पहला होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। आई होप कि जो पहला हमने पेज पढ़ा इसके अंदर किसी को कोई भी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है, इस चीज के बारे में आप जरा समझेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा नेक्स्ट पेज है ना, ये हमसे बेसिकली बात करता है अचीवमेंट की, कि आखिर अगर हम इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को, एफडीआई को बढ़ाएंगे तो हम क्या क्या चीजें यहां से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देखो अचीवमेंट में सबसे पहला क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहां पर तो आपको सबसे पहला क्या मिलेगा कि आपके जो सेक्टोरल विन है, जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जैसे ऑटोमोबाइल हो गई, इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बढ़ जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स जो हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। आईटी एंड टेलीकॉम के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजिकल शेयर होगा, ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो जाए, फार्मास्यूटिकल्स हो जाए, आईटी एंड टेलीकॉम्स हो जाए, ये कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। तो अचीवमेंट हमारा क्या है कि ये हमारा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ ना, अचीवमेंट को सारे एक ही जगह लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, नोट्स भी आप बना पाओ। देखो अचीवमेंट में सबसे पहला क्या होगा, अगर एफडीआई आएगा तो क्या आएगा आपके पास, कैपिटल आएगा। ठीक है, अगर एफडीआई आएगा, रुक जाना इसको मैं थोड़ा और जूम करके लिखता हूँ। ठीक है, अगर मान लो एफडीआई आएगा तो इससे क्या होगा कि आपके कंट्री में कैपिटल आएगा, तो जो पैसे की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोल सकते हो एंड एडवांसमेंट भी बोल सकते हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एडवांसमेंट, ये चीज़ भी आ जाएगी। इसके अलावा इनोवेशन भी आएगा, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इनोवेशन भी कर सकते हैं। फिर हमारा आएगा कि सर एम्प्लॉयमेंट हमारे पास आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा कि एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है ना, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें देखने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट के अंदर भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें एफडीआई से क्या फ़ायदा होगा, तो हमारा
कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब कि हमारे भारत के अंदर और भी ज़्यादा पैसा आएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और टेक्नोलॉजी एडवांस होगा। हम इनोवेशन के अंदर और भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि पैसा होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं एंड साथ में हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको क्या पता लगेगा कि अगर हमारे यहाँ एफडीआई आता है तो उस एफडीआई से हम चाहे तो यूएसए से, हम चाहे तो या हम चाहे तो आसियान, मतलब हर जगह क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेशन प्रोग्राम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम क्या करें, एफडीआई को बढ़ाएं। तो एफडीआई से क्या फायदा होगा, आपको पता लग रहा है कि कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी, इनोवेशन आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें क्या होगी, नौकरियां भी लोगों को मिलेंगी और साथ में एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। आईटी टेलीकॉम में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस होंगे, नए नए इनोवेशन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट देगा और साथ में यहाँ पर भी एक्सपोर्ट बढ़ने के पूरे संभावना है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं पैसे आते हैं, एफडीआई आती है, तो आप स्किल इनोवेशन, यानी कि जो हम यहाँ पर इनोवेशन पढ़ रहे थे ना, उस इनोवेशन में आप इसको यूज कर सकते हो कि जो हमारा स्किल का इवोल्यूशन है वो हम कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल ये बढ़ा सकते हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं और डायरेक्ट फैक्ट्री जॉब भी हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें फायदे होती हैं जब हम बात करते हैं हमारी एफडीआई के बढ़ने की। तो ठीक है, चलो अब हम यहां पर आते हैं कि अगर एफडीआई से इतनी चीजें आ सकती हैं तो ये एफडीआई आने में प्रॉब्लम क्या है, यानी कि व्हाट आर द चैलेंजेस, अगर आप लिखोगे तो उसके अंदर आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लिख सकते हो। सबसे पहला तो ये है रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस में क्या है कि अगर आज भी आप देखोगे ना तो भारत के अंदर जो हमारे एफडीआई आते हैं वो हर एक स्टेट में इक्वल नहीं आते। अगर आप देखोगे जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, या फिर गुजरात हो गया, तो इनके अंदर जो एफडीआई है ना वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब आप यूपी एंड बिहार की बात करते हो तो यहाँ पर एफडीआई कम आते हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि इससे क्या होता है कि जो मेट्रो सेंट्रिक फ्लो है ना वो तो बना रहता है, लेकिन जो भारत के और भी स्टेट हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर नहीं आते, उनके अंदर एफडीआई नहीं आती और उनका डेवलपमेंट नहीं होता। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, इसके अचीवमेंट बताए, तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको इसके चैलेंजेस भी बता देता हूँ एक ही बार में, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चैलेंजेस में देखो, इसमें सबसे पहला चैलेंज क्या है, सबसे पहला चैलेंज आप देखोगे तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा क्या, एक मिनट रुकना, आपके पास जो आएगा ना चैलेंजेस उसमें आ जाएगा क्या, सेक्टोरल। ठीक है, देखो सेक्टोरल हमारी कहीं ना कहीं बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट आती है। दूसरा आती है रीजनल, सेक्टोरल एंड रीजनल आप एक ही में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेक्टोरल हो गया, रीजनल हो गया, इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनके अंदर कोई पैसा नहीं डालता। ठीक है ना, डोमेस्टिक के अंदर कोई पैसा नहीं लगाता, डोमेस्टिक चीज़ें हमारी उतनी ज़्यादा उसमें नहीं आती। और चौथा जो है वो आप देख सकते हो यहाँ साइड में लिखा हुआ है, वो है हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंडसेट। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। चैलेंजेस में कहा जा रहा है कि जो एफडीआई है ना वो अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर के आती है, जैसे कि सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट आती है ना भारत के अंदर, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को देखने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंदर ही क्या होता है, ज़्यादातर हमारा इन्वेस्टमेंट आता है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर अदर सेक्टर है उनके अंदर उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जो कि प्रॉब्लम है। दूसरा है रीजनल। रीजनल में क्या पता लगेगा आपको कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट आती है ना वो कुछ गिने चुने स्टेट में आती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, या फिर केरला वगैरह हो गए। तो इनके अंदर तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट आ जाती है, लेकिन जो हमारे अदर स्टेट हो गए, जैसे कि अगर आप देखोगे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड वगैरह हो गए, इनके अंदर उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आते, जिसके वजह से होता क्या है कि रीजनल इम्बैलेंस आ जाता है। मतलब ये वाले ऊपर वाले स्टेट तो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, लेकिन यूपी बिहार एंड अदर स्टेट जो हैं उनके यहाँ उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आ पाती। फिर हमारा आता है डोमेस्टिक। अब यहाँ पर क्या पता लगेगा, जैसे यहाँ पर देख लो जो एमएसएमई सीक्वेंस है, अब बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि डोमिनेंस नहीं कर पा रही है मार्केट में, भी वो छोटी छोटी हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और जो बड़ी कंपनियां ऑलरेडी बड़ी हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आने से क्या होता है कि वो और भी बड़ी हो जाती हैं, और जो हमारी छोटी कंपनियां हैं वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट नहीं कर पाती हैं और वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। फिर आपका आता है प्रॉफिट। कई बार ये जो हमारे
बोल सकते हो कि कंपनियां है ना जो इन्वेस्ट करती हैं, इनका मोटिव एक ही होता है कि वो सिर्फ पैसा कमाए यहाँ से। और जब वो पैसा कमाती है ना तो वो क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस करती हैं और इन्वायरमेंटल लेबर की कंडीशन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। ठीक है, जिसके वजह से आखिरकार अगर देखोगे तो इन्वायरमेंट हमारे इंडिया का खराब हुआ, लेबर जो कि हमारे इंडिया का है उसकी कंडीशन खराब हुई, उसकी हेल्थ खराब हुई। तो ये प्रॉब्लम है और जो हमारा कंपनी है, जो इन्वेस्टर है, वो प्रॉफिट कमा के इंडिया से निकल जाता है। तो ये कुछ हमारे प्रॉब्लम है, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि एफडीआई के साथ आते हैं। अभी मैं आपको फटाफट बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। देखो, रीजनल इंबैलेंस समझ में आ गया ना, कि कुछ कंट्री और कुछ स्टेट के अंदर पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, वहां पे कंपनीज डेवलप होती है, वहां पे रोजगार भी मिलता है एंड उस स्टेट का डेवलपमेंट हो जाता है, बाकी किसी अदर स्टेट का नहीं होता। दूसरा एमएसएमई सीक्वेंस, यानी कि कुछ हमारे डोमेस्टिक ऐसे कंपनियां हैं जो कि डोमेस्टिक वे पे अच्छा कर रही हैं, उनको अच्छे मार्केट नहीं मिल पा रहे क्योंकि वो छोटी हैं। बड़ी कंपनियों ने ऑलरेडी मार्केट कवर करा हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कंपनियों के अंदर ही आती हैं तो वो और बड़ी हो जाती हैं, और जो छोटी कंपनियां हैं वो बिल्कुल ढक जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। फिर आता है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी में क्या होता है कि आप यहां पर देखोगे तो प्रॉफिट रिपार्टीशन वर्सेस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, मतलब कि यहां पर प्रॉफिट को बांट दिया जाता है, ना कि जो कि डोमेस्टिक वैल्यू है उसको और भी ज्यादा एडिशन, उसको और भी ज्यादा अच्छा किया जाए। जैसे मान लो आप कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, अब उसको और भी अच्छा किया जा सकता था, लेकिन अब क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो वो कहेगा जैसा बिक रहा है ना वैसे ही बेचो, हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो यहां पर आप उसको वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते, आप सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकालते हो, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट एंड लेबर का नुकसान हो जाता है और कंपनी जो है, जो उसके इन्वेस्टर है, उसको फायदा हो जाता है। तीसरा आता है नेशनल सिक्योरिटी। अगर मान लो कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की फाइल है, या फिर कोई डिजिटल एंड डेटा रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अगर किसी एफडीआई ने क्या कर दिया है, इन्वेस्टमेंट करा है, तो हमारे इंडिया के जो वो इंपॉर्टेंट डेटा शेयरिंग है ना, उसके लीकेज होने का खतरा रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आपको पता ही होगा कि नेशनल सिक्योरिटी में क्या ही होगा कि अगर मान लो एफडीआई आएगी, कोई फॉरेन कंपनी जैसे हमारे डिफेंस हो गया, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसको सब चीज़ें पता होंगी, तो इससे हमारा जो डेटा है वो बाहर भी लीक हो सकता है। अब यहाँ पर क्या पता लगता है, क्रिटिकल इंसाइट ये कहता है कि वाइल एफडीआई ड्राइव ग्रोथ, वही है कि जब हमारी एफडीआई है वो ग्रोथ वगैरह लेकर के आती तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे रिस्क भी आते हैं। तो अगर हम चाहें तो डोमेस्टिक एप्रोप्रिएट कैपेसिटी को बिना स्ट्रेंथन किए अपने इस फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। अब आते हैं यहाँ पर कि हमारा वे फॉरवर्ड पॉइंट यानी कि सजेशन क्या हो सकता है अगर हम इसे और अच्छा करने की कोशिश करें तो। ठीक है, अगर हम एफडीआई को और अच्छा करने की कोशिश करें एंड साथ में अगर हम चाहें कि हमारे जो इस एफडीआई के चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को भी कम करने की कोशिश करें, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर यही है कि हमें सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस ना करके हमें सेमीकंडक्टर पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर, एग्री वैल्यू चेन्स पर और डिजिटल इकोनॉमी पर, मतलब हर एक सेक्टर पे क्या करना होगा, फोकस करना होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इंडिया के बैकवर्ड रीजन तक भी पहुंचे, लोकल एमएसएमई तक भी पहुंचे, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ जो हमारे पीएलआई स्कीम है, उन स्कीम के साथ हमारे इन्वेस्टमेंट को जोड़ना होगा, अलाई करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट को लगाना होगा। इन्फोर्स करना होगा सस्टेनेबिलिटी को, ऐसा नहीं कि आप पेड़ काट के केवल और केवल प्रॉफिट ही कर रहे हो, आप कुछ पैसे जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर भी लगाओ, हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी आप थोड़ा पैसा खर्च करो। पॉलिसी स्टेबल करना ताकि और भी जो इन्वेस्टर है वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट में, भारत के अंदर की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करें, जैसे कि हमने आईबीसी रिफॉर्म लेके आया। फेडरल कॉर्पोरेशन यानी कि स्टेट और सेंट्रल जो है वो आपस में कॉपरेट करें, देखें कि अच्छा ठीक है गुजरात में काफी विकास हो गया, अब बारी किसकी है, बिहार की है, तो अब जो इन्वेस्टमेंट आए उसको बिहार में ट्रांसफर किया जाए और बिहार के लोगों के लिए नौकरी दी जाए। तो इस तरीके से सेंटर और स्टेट आपस में कॉपरेशन कर सकते हैं, पॉलिसी को और भी ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, इस चीज का भी हमें कोशिश करना है और रिसर्च एंड कैपेसिटी के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। उसके साथ साथ ये जितने भी हमारे सेक्टर हैं, सिर्फ सर्विस सेक्टर में ही ना बल्कि हमें इन सभी सेक्टर के अंदर भी क्या करना होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होगा। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो कि इंडिया जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो कि सोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो हमारे एफडीआई आ रहे हैं, इस एफडीआई का हम अपना यूज कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में भी अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलो आप कंक्लूजन तो लिख ही लोगे। और हाँ, याद रखना कि अगर आपको इसके ऊपर रेडीमेड ऐसे चाहिए, लिखा हुआ ऐसे चाहिए ना, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। मैं क्या करूँगा ना कि स्लाइड के एंड में अपना टेलीग्राम का भी नाम डाल दूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करना, सिंपल सी बात है,
आप सर्च करना, उसके बाद जाना लिखना CAPF_AC2026, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहां पर इसकी रेडीमेड PDF, रिटन PDF जो है वो मिल जाएगी, जहां पर प्रॉपर मैंने ऐसे लिखा हुआ है एंड देन फिर वो आपको भेजी हुई है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको एक सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन में इस तरीके से पढ़ाने का मेरा मेन रीज़न यही रहता है कि मैं कम टाइम लूँ और आपको वो हर चीज़ बता दूं जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसे के अंदर यूज़ कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।